गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने व्यवहारिक हिंदी और उसके अंतर्गत लिखा गया पल्लवन, यह जो पाठ है उसके बारे में हमने मार्गदर्शन पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की हुई थी। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का परिचय हमने देखा, उनकी प्रमुख कृतियों की जानकारी हमने प्राप्त की तथा यह जो एकांकिका आपको दी गई है उस एकांकिका के बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो उसमें हमने यह समझ लिया था कि एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है और उसके साथ साथ जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना यह एकांकिका की विशेषता है। यह भी हमने देखा हुआ है और अब हमें देखना है कि यह जो पल्लवन पाठ है इसके अंतर्गत आपको लेखक ने क्या बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पल्लवन की प्रस्तुति एकांकिका विधा में की गई है। यह जो पाठ आपको दिया गया है उसके अंतर्गत 12वीं कक्षा के छात्र और उनके शिक्षक यानी अध्यापक, उनके बारे में जो संभाषण उन दो छात्रों और छात्र और शिक्षक के बीच जो संभाषण हो रहा है, चर्चा हो रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर हमें एकांकिका के द्वारा लेखक ने दी हुई है। तो देखिए उसके अंतर्गत यह पल्लवन की प्रस्तुत एकांकिका विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। पल्लवन लेखन जो होता है वह किसी मामूली व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। तो यह जो प्रस्तुति है लिखी हुई पल्लवन, यह लिखने के लिए कोई एक उत्तम साहित्यकार की ज़रूरत होती है और वही उत्तम साहित्यकार जो होता है वह ऐसी कृतियाँ लिख सकता है जो कि सबसे अलग होती है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। उसके अंतर्गत उदाहरण भी है, अलग अलग सूक्तियाँ, उक्तियाँ, सुविचार, सुवचन भी है। उन्हें सबको सम्मिलित करके यह एकांकिका एक नए सरल शैली के अंतर्गत हमें लेखक ने दिखाई हुई है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला हुआ है। अभी यह जो एकांकिका आपको नीचे दी गई है, शिक्षक और विद्यार्थी के अंतर्गत जो संभाषण यहाँ पर दिया गया है, वह संभाषण हमें प्रमुख मुद्दों को लेकर देखना है। एक एक शब्द जो विद्यार्थी और शिक्षक के द्वारा घटित हुआ है वह हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है उसकी पूरी जानकारी हमें कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर यहाँ पर देखनी है। जब हमारे यह सारे मुद्दे आप समझ लोगे तब यह एकांकी जो है वह शांति से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पर हमने सारे मुद्दों का जिक्र किया हुआ था वह सारे मुद्दे इस एकांकी के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थियों की चर्चा के अंतर्गत सम्मिलित है। तो हमें आज इस पाठ के द्वारा यहाँ पर समय दिया गया है, सुबह के 11 बजे का समय है। 12वीं की कक्षा के अंतर्गत जो है यह संभाषण चल रहा है।
रंगमंच पर 12वीं कक्षा के छात्र और शिक्षक इनका वहाँ पर प्रवेश हो गया है। सभी विद्यार्थी जो है टीचर को, शिक्षक को, अध्यापक को नमस्ते करते हैं और फिर अपनी तासिका जो है वह शुरू हो जाती है। तो हमें यह एक एक शब्द यहाँ पर पढ़ने से कुछ जानकारी प्राप्त कम होगी, जो कि मैंने कुछ मुद्दे निकाले हुए हैं। उन मुद्दों को यदि आप पढ़ोगे, देखोगे और समझोगे तो इस एकांकी में क्या बताने की कोशिश लेखक ने की हुई है यह बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं कुछ प्रमुख मुद्दों को जो कि इस पाठ से संबंधित है। अभी यहाँ पर पल्लवन की परिभाषा क्या है देखिए। अभी यह पल्लवन की परिभाषा, परिभाषा किसे कहते हैं तो डेफिनेशन, व्याख्या जो होती है उसे हिंदी भाषा के अंतर्गत डेफिनेशन को परिभाषा यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव, विस्तार करना, बड़ा बनाना, फैलाव करना यानी उसका सब जगह पर उसकी जानकारी देना या उसका प्रचार और प्रसार करना, यह पल्लवन का अर्थ है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। जब किसी उदाहरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ 200-300 शब्दों में विस्तार किया जाता है उसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन की शब्दों की मर्यादा कितनी है 200 से 300 शब्दों तक, जो कि उसका विस्तार इतने ही शब्दों के अंतर्गत हो सकता है। कुछ उदाहरण, नए नए उदाहरण, लोकोक्तियों का प्रयोग भी इस एकांकी के अंतर्गत लेखक ने किया हुआ है और उन्हीं का प्रयोग करते हुए 200-300 शब्दों में यह विस्तार पूर्ण करना उसे पल्लवन कहते हैं। यह हुई हमारी पल्लवन की परिभाषा। क्या है? पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। जब किसी उदाहरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ 200-300 शब्दों में विस्तार किया जाता है उसे पल्लवन कहते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट उसका है पल्लवन और निबंध में अंतर क्या है। अभी एकांकिका है, कहानी है, निबंध है, पद्य रचना है, यह सारा क्या है भाषा का अलग अलग विस्तार है। विस्तार करने की उनकी शाखाएं हैं या विस्तार करने की नई अलग अलग पद्धतियां हैं। तो इसके अंतर्गत पल्लवन और निबंध में क्या अंतर है वह हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निबंध में कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। निबंध जब लिखा जाता है तो निबंध लिखते समय लेखक कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देते हैं तो निबंध का कल्पना विस्तार कितना बड़ा है, उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख मुद्दे कितने हैं, कौन से आने चाहिए और उन मुद्दों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यह देखा जाता है। कल्पना करना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है, परंतु उसकी सीमा नहीं होती है। क्या क्या होता है निबंध में? कल्पना शक्ति का विस्तार होता है, प्रतिभा का आधार लिया जाता है और मौलिकता का आधार लिया जाता है, परंतु उसकी सीमा नहीं होती है। वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ पर पूर्ण होगी, कहाँ पर समाप्त होगी, इसका कोई अंत नहीं है। जबकि पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत हो जाता है, लेकिन पल्लवन में क्या होता है? पल्लवन में कुछ ठराविक शब्दों के अंतर्गत ही विषय का विस्तार किया जाता है। सीमित शब्द होते हैं। मैंने अभी कहा आपको 200-300 शब्दों के अंतर्गत पल्लवन में एक विषय पूर्ण हो जाता है। तो निबंध में शब्दों की मर्यादा नहीं है।
लेकिन पल्लवन में 200 और 300 शब्दों में अपना विचार प्रस्तुत करने की पद्धति है। पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही होता है। सीमाओं के बाहर पल्लवन का लेखन नहीं किया जाता है। सीमित शब्दों में सीमित समय में उसे पूर्ण किया जाता है। तो निबंध और एकांकिका में यही बहुत सारा फर्क है, जो कि निबंध अपनी कल्पना विस्तार कितना भी हो उतना वह बढ़ जाता है, लेकिन एकांकिका में दिए गए प्रस्तुत विषय को ही वहाँ पर पेश किया जाता है, और वह विषय जो होता है वह सीमित होता है, उसकी सीमा होती है। उसके बाद निबंध और पल्लवन में अंतर आपने देखा कि निबंध में कल्पना विस्तार को, प्रतिभा को और मौलिकता का आधार लिया जाता है, परंतु उसकी सीमा नहीं होती है, जबकि पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही होता है। अधिक वहाँ पर उसके सिवा और कुछ नहीं होता है, यानी सब कुछ सीमित है। पल्लवन लिखना एक कला है। अभी वह देखिए कैसी है कला। यह सभी लेखकों को, कवियों को यह बातें नहीं आ सकती है, लेकिन यह जो डॉक्टर दयानंद जी है, उन्होंने हमें एक नया रूप और साहित्य का एक अनोखा नया अंग इस पल्लवन के द्वारा दिखाने की कोशिश की हुई है। तो देखिए, पल्लवन लिखना एक कला है, उसे किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, भाषा और भाव का विस्तार करना, भाषा और भाव का विस्तार करना एक कला है, जो पल्लवन के लिए भी आवश्यक है। विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। देखिए, पल्लवन में लेखक ने हमें क्या क्या बताया हुआ है। तो भाषा और भाव का विस्तार करना एक कला है। सच में सब कुछ कला के द्वारा ही कला को सम्मानित करना, शब्दों को सम्मानित करना, यह भाषाओं के व्याकरण के अंतर्गत दिया गया है। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक, 11वीं 12वीं कक्षा तक जो सारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके अंतर्गत पुराना और बदला हुआ नया सिलेबस जो है वह किस तरह से पेश किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी वह प्राप्त करके आए हुए हैं। तो भाषा और भाव का विस्तार करना एक कला है, जो पल्लवन के लिए भी अत्यावश्यक है। विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। महान चिंतक, विचारक, साहित्यिक के गहन चिंतन से इन विचारों का जन्म हुआ है। उन्हें समानता और विस्तार से लिखना ही पल्लवन है। क्या क्या है? जब हम एकांकिका लिखते हैं तो हमारा जो एकांकिका का विषय है वह सीक्वेंस के अनुसार ही आना चाहिए। इन बैलेंस या उसे क्रमबद्धता में नहीं लिया गया तो शायद जो सारा नियोजन होता है वह बिगड़ जाएगा। इसलिए लिखना एक कला है, वह कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता है। तो अभी देखिए, उसके अंतर्गत लेखक क्या बता रहे हैं। भाषा और भाव का विस्तार करना एक कला है, जो पल्लवन के लिए भी अत्यावश्यक है। विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ अभिव्यक्ति की जाना, यानी क्या है, जब हम दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, उसके अनुसार ही हमारा
हमारी सोच, हमारे विचार, त्योहारों के लिए जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, लाई जाती है, की जाती है, वह सब कुछ अलग अलग होता है। भाषा और भाव का विस्तार करना एक कला है जो पल्लवन के लिए भी अत्यावश्यक है। विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। महान चिंतक, विचारक, साहित्यिक के गहन चिंतन से इन विचारों का जन्म हुआ है। उन्हें समझना और विस्तार से लिखना ही पल्लवन है। क्या है? महान चिंतक, विचारक, साहित्यिक के गहन चिंतन से इन विचारों का जन्म हुआ है। उन्हें समझना और विस्तार से लिखना ही पल्लवन होता है। क्या करना है? तो विचारों को, महान चिंतक, विचारक, साहित्य गहन चिंतन से ही इन विचारों का जन्म हुआ है। उन्हें समझना और विस्तार से लिखना ही अत्यावश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है पल्लवन की विशेषता क्या है। तो देखें पल्लवन की विशेषता, शिक्षा और साहित्य के साथ साथ, शिक्षा और साहित्य के साथ साथ उत्कृष्ट, शिक्षा और साहित्य के साथ उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इन कला से अवगत होना आवश्यक है। शिक्षा और साहित्य के साथ साथ उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, ऑफिसर, वकील अभी लेखक ने हमें कुछ सूचित करने की कोशिश की है उपयोगिता के द्वारा। तो इस उपयोगिता के अंतर्गत लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें सब जगह पर भाषा का ही उपयोग होता है। हमारे जो सारे नित्य उपक्रम है, आदान प्रदान है, लेन देन है, व्यवहार है, समाज है, राष्ट्र है, उसके अंतर्गत जो बदलाव हमें दिखाई देता है वह बदलाव यहाँ पर किस तरह से प्रस्तुत किया जाता था। अभी प्राचीन काल के अंतर्गत जो है वह घर बनाना, मकान बनाना या और कुछ सपनों को साकार करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी। अभी उसी चीज़ बनाने के लिए, वही काम करने के लिए जो सारी क्षमताएं लगती है वह हमें पल्लवन के द्वारा अवगत हो जाती है। जो साहित्यकार होता है वह वक्ता या पत्रकार या नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से उसे अवगत होना ज़रूरी होता है। यानी जो सारे सामाजिक कार्यों में डूबे हुए जो लोग हैं, डॉक्टर है, पत्रकार है, नेता है, प्रोफेसर है, वकील है, इन लोगों को या इन व्यक्तियों को अपना पद प्राप्त करने के लिए कला का सहारा लेना ज़रूरी होता है। फिर वह छोटा सा बड़ा सा काम करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसे भी हमें गरीब अमीर ऐसा भेदभाव अपने मन में न लाते हुए उन्हें
के अंतर्गत जो कमियां हैं वह कमियों को पूरा करने के लिए यह पल्लवन की उपयोगिता हमारे सामने लेखक ने रखी हुई है। यही जो सारे मुद्दे मैं आपको बता रही हूँ वह एक एक मुद्दा आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ है, तो उसको भी आपको पढ़ना है, टेक्स्ट बुक भी घर पे जाकर पढ़ना है। उसके बाद पल्लवन की उपयोगिता के बाद देखिए लेखक हमें और क्या जानकारी देना चाहते हैं। पल्लवन की विशेषता, अलग अलग विशेषताएं पल्लवन की है, उसमें क्या क्या मुद्दे आए हुए हैं, यह आपके टेक्स्ट बुक में यही पैराग्राफ जो है वह पेज नंबर 80 पर दिया गया है। यदि आप अच्छी तरह से यह पाठ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। पल्लवन की विशेषताएं क्या क्या है देखिए अभी, कल्पनाशीलता है, मौलिकता है, सृजनात्मकता है, प्रवाहमयता है, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। अभी पल्लवन की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है कल्पनाशीलता। फिर वह कल्पनाशीलता किस प्रकार की हो, विषय को चुनना और उस विषय को चुनने के बाद उसे अच्छी तरह से क्रमबद्धता से पेश करना, यह सबसे बड़ी विशेषता कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता के अंतर्गत जो लेखक है जिस विषय को वह प्रस्तुत करना चाहता है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है कि जो विषय जितनी अच्छी तरह से सरल और आसान शब्दों में व्यक्तियों तक, समाज तक पहुंचना चाहिए, यह उसका हमेशा जो है वह सोचता रहता है कि लेखक हमेशा सोचता रहता है कि मैंने आज यह लिख कर रखा हुआ है, कल मुझे इस विषय पर लिखना है, परसों मुझे उस विषय पर लिखना है। तो यह जो विषय का नाम उनके सामने आता है जिसे हम टाइटल कहते हैं अंग्रेजी में, वह कल्पनाशीलता के द्वारा ही आता है। तो पल्लवन की पहली विशेषता है कल्पनाशीलता। दूसरी है मौलिकता, यानी आदर करना, प्रेम देना, और जो नीति मूल्य है सामाजिक जीवन जीने के लिए उन सभी नियमों का पालन करना। सृजनात्मकता, हमेशा पल्लवन के अंतर्गत सृजनात्मकता के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि और कल्पना संबद्ध करना। बुद्धि और कल्पना जो है ये योग से निमित्त है। यानी सृजनात्मकता कैसे तैयार की जाएगी लेखक के द्वारा, तो बुद्धि और कल्पना के योग से इसकी निर्मित हुई है सृजनात्मकता के, यानी उसके अंतर्गत बुद्धि और कल्पना दोनों का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। प्रवाहमयता, यानी बहता पानी ही अच्छा रहता है पीने के लिए, जिस प्रकार वह उपयोगी आता है उसी प्रकार हमारे पल्लवन में, हमारे एकांकिका में प्रवाहमयता होना ज़रूरी होता है। शुरू से लेकर अंत तक बैठे हुए श्रोताओं को अपनी तरफ खींचते रहना, तो उसे प्रवाहमयता कहते हैं। हमें किसी का
प्रगति हो रही है तो उस प्रगति में बाधा नहीं बनना है। उसे खुशी खुशी से वह उसकी कामयाबी का जो दिन है, कामयाबी का जो आनंद है, उल्लास है, उसके साथ हमें हमेशा रहना है। उसे अच्छा खासा विषय जो है वह प्रस्तुत करने के लिए क्रमबद्धता ही प्रवाहमयता कहलाएगी। तो क्रमबद्धता से, प्रवाहमयता से पल्लवन की लेखन की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भाषा शैली। पल्लवन की भाषा शैली किस प्रकार की है, या जो एकांकी यहाँ पर दी गई है उस एकांकी के अंतर्गत कोई परिवर्तन करना चाहिए या नहीं, यह भाषा शैली तय करती है। और जितनी अच्छी भाषा शैली होगी, फिर वह मौखिक हो, लिखित हो, दोनों भी प्रकार की जो भाषा शैली है वह सरल और समझने के लिए आसान इस प्रकार की होती है। उसके बाद है शब्द चयन। शब्द चयन यानी शब्दों को चुन चुन कर एकांकिका में प्रस्तुत करना, शब्दों का चयन करना, अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर अपने पास उन्हें हासिल करने की कोशिश करना या अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करना, उसे शब्द चयन कहते हैं। समय पर जिस जगह पर जिस शब्द की ज़रूरत है, अर्थ की दृष्टि से वह परिपूर्ण जब हो रहा है, तब हमें उन शब्दों की ज़रूरत यदि वहाँ पर नहीं है या है तो उसका उपयोग किया जाना अनिवार्य होता है। यह पल्लवन की अगली विशेषता है। उसके बाद है सहजता। सहजता, प्रवाहमयता, निरंतर प्रवाहमान रहना। एक विषय प्रस्तुत होने के बाद तुरंत दूसरा विषय उसी विषय से रिलेटेड लेना, यह सहजता होती है। और जितनी सहजता और आसानी से सरल शब्दों में हम अपना साहित्य लेखन करेंगे तो वह हमारे लिए भी एक मिसाल बन जाएगा और पल्लवन की विशेषता भी बन जाएगी। उसके बाद है स्पष्टता। स्पष्टता होना सबसे ज़रूरी होता है। अभी देखिए, नाते रिश्ते होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का होता है। सब दिन अच्छे आते हैं, लेकिन एक दिन यदि कुछ बिगड़ जाए तो फिर वहाँ पर ताने मारना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार पल्लवन की विशेषता को यदि बढ़ाना है तो लेखक ने कहा है कि वहाँ पर स्पष्टता होना ज़रूरी है। लपाछुपी या कुछ बातें अपने मन में ही रखना, उन्हें प्रस्तुत नहीं करना, यह पल्लवन के अंतर्गत नहीं होता है। तो स्पष्टता वहाँ पर अपनाई जाती है और वही स्पष्टता हमें आगे की पढ़ाई या आगे का कुछ कार्य या आगे की कुछ सोची हुई बातें जो है वह परिपूर्ण करने के लिए इसकी मदद, पल्लवन की मदद हमें हो सकती है। प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। मैंने अभी कहा कि क्रमबद्धता को अपनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वह कहानी में, एकांकिका में या पाठ्यपुस्तक में दिया है इसलिए हमें करना है, ऐसी बात नहीं है। तो पल्लवन की विशेषता क्या है कि उसके अंतर्गत जो सारी बातें आती है उनको क्रमबद्धता से पेश किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्रमबद्धता से पल्लवन की निर्मिति हुई है। स्पष्टता, सहजता, शब्द चयन, प्रवाहमयता, मौलिकता, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, यह पल्लवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद पल्लवन लिखने की शैली कैसी है, अभी वह शैली को हम देखते हैं।
देखिए, प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रारंभ हो जाता है। जो शब्द लेखन हम करते हैं उसी शब्द से विषय का प्रारंभ हो जाता है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचक लेखन कर सकते हैं। पल्लवन की भाषा शैली जो है वह कैसी होनी चाहिए और कैसी है उसके बारे में जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिए, फिर से आपको बताती हूँ। प्रथम काव्य से ही विषय का प्रारंभ हो जाता है। जब तक कोई फल, कोई फूल हमें नहीं दिखाई देता है तब तक वह घर में लगाया हुआ पेड़ भी हमें बोझ लगने लगता है। लेकिन उसी को जब फूल खिलाते हैं, फूल उठते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, फोटो निकालते हैं या और भी कुछ हम खुशी के मारे करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हमें यहाँ पर कार्य करना है। प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रारंभ हो जाता है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचक लेखन कर सकते हैं तथा 2-3 वाक्यों की भूमिका बनाकर मध्य में 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादन और अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत कर सकते हैं। दो तीन वाक्यों की भूमिका बनाकर मध्य में 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादन और अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत कर सकते हैं। पल्लवन की यह एक नई विशेषता है जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में जैसे का वैसे लिखकर वहाँ पर दिया हुआ है। 2-3 वाक्यों की भूमिका बनाकर मध्य में 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादन और अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद है पल्लवन लिखने की प्रक्रिया। किस प्रकार पल्लवन लिखा जाता है, उसकी कौन सी प्रक्रिया रहती है, तो उसके अंतर्गत विषय समझाना। पहली बात तो यह स्पष्ट लेखक ने यहाँ पर बताई हुई है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो विषय समझ लेना चाहिए। तो विषय समझना, विषय की रूपरेखा बनना, तर्कसंगत विचार करना, शब्द सीमा के अनुसार लेखन करना, कथन भूतकाल में और वाक्य अंतिम कहानी सुलभ में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही कहना चाहिए। अब यह हुई हमारी प्रेरणादायक सारी वाक्य रचनाएं, जो कि यह पल्लवन जो है वह हमें देखना है, विषय समझना है सबसे पहले। दूसरा ट्रे होगा विषय की रूपरेखा बनना, तर्कसंगत विचार करना, शब्द सीमा के अनुसार लेखन करना, कथन और भूतकाल और विषम विषय पल्लवन की जो प्रक्रिया है वह आपकी समझ में आ गई। विषय समझना, विषय की रूपरेखा बनना, तर्कसंगत विचार करना, शब्द सीमा के अनुसार लेखन करना, कथन भूतकाल में
और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही कहना चाहिए। इसके अंतर्गत अभी उसके आगे देखिए, लेखक हमें बता रहे हैं कि इस प्रकार लेखक अध्यापक डॉक्टर दयानंद तिवारी ने पल्लवन की जानकारी दी और पल्लवन के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए, जैसे नर हो, न निराश करो मन को, इस प्रकार लेखक अध्यापक और डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने पल्लवन की जानकारी दी और पल्लवन के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। अभी देखिए, मैंने अभी कहा था कि सुवचन, सुविचार, अच्छे अच्छे बातें, इस एकांकी के द्वारा विद्यार्थी कक्षा में भी यह प्रयोग कर देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुआ है? सबसे पहले अध्यापक और डॉक्टर दयानंद तिवारी ने पल्लवन की जानकारी दी और पल्लवन के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार लेखक अध्यापक डॉक्टर दयानंद तिवारी ने पल्लवन की जानकारी दी है और पल्लवन के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हुए हैं। तो देखिए, उन उदाहरणों के अंतर्गत कवि ने हमें क्या क्या बताया है। तो देखिए, नर हो न निराश करो, नर हो न निराश करो मन को, अविवेक आपदाओं का घर है, सेवा तीर्थ यात्रा से संबंधित है आदि का पल्लवन प्रस्तुत करते हुए शुभेच्छा को न हो न निराश करो मन को, अविवेक आपदाओं का घर है, लेखिका 3 वर्ष से बढ़कर है। प्रस्तुत किए, नर हो न निराश करो मन को, अविवेक आपदाओं का शिकार है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। लेखक ने देखिए स्पष्ट रूप से क्या क्या कहा हुआ है कि तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। जब हम सामूहिक जगह पर रहते हैं तो यह सारी बातें मुमकिन नहीं होती है। जो दिया सो लिया, इस प्रकार की उक्ति का प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं। यानी एक उसका उदाहरण आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से लिखकर ला सकते हो। पहला विषय है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दूसरा है लालच का फल बुरा होता है। इसका विश्लेषण करना है, परिचय करना है। इसके लिए ढाई आखर प्रेम का जड़े सो पंडित होए, लालच का रूप अभिलाष मणि। लालच का फल बुरा होता है, मन के हारे हार, गत के शीते, मन के जीते जीत, सत्य जीवन का धर्म है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि नश्यति, परहित आरिस धर्म नहीं भाई। अब यह जो सारे वाक्य मैंने आपको बताए, यह सारे वाक्य
विजय प्राप्त करना, यश प्राप्त करना उत्साह बढ़ाने के लिए प्रेरणादायी होता है। तो इस प्रकार इस कहानी को समझाते हुए यदि आपको कुछ डाउट है तो उसे भी पूर्ण किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। लेकिन सत्य जीवन को धर्म है, सत्य जीवन का धर्म है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयति। और आखिरी है इस प्रकार हमने आज विविध पल्लवन के विषयों पर जानकारी प्राप्त की है, उसे पूर्ण रूप से हमने समझने की कोशिश की हुई है। नेक्स्ट तासिका में आपको थोड़ी और जो जानकारी है वह दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले एक होमवर्क आपको देती हूँ कि आपको यह पल्लवन जो है, यह पाठ आपको पूरी तरह से पढ़ना है या उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। जब आपके पास सबके पैसे आ जाएंगे तब इस प्रकार की यह सारी जो बारीक बारीक छोटी छोटी सुवचनें हैं उनका प्रयोग यदि हम करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से हमारे इस अध्ययन प्रक्रिया में निरंतर रूप से रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह जो पल्लवन है वह टेक्स्ट बुक के अंतर्गत वह सारी एकांकी आपको पढ़नी है, समझनी है, और कुछ उसके अंतर्गत डाउट है आपको आता है तो आप उसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। नेक्स्ट तासिका के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी।